चलो बहुत बढ़िया। रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है। और जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि आदिकाल जब हम पढ़ते हैं तो आदिकाल से पहले तो हमको ये पढ़ना पड़ेगा ना कि यार आदिकाल का नामकरण किसने किया, आदिकाल आया कहाँ से, है ना। कहाँ से आया, क्योंकि विभिन्न प्रकार के इतिहास ग्रंथ लिखे गए थे, है ना। उनसे हमको पता चला ना कि हिंदी साहित्य का इतिहास भी बन सकता है, हिंदी साहित्य के इतिहास में इतना इतना नामकरण दिया जाता है। उन सब चीज़ों से पता चला हमको। इसलिए आदिकाल भक्ति काल ये पढ़ने से पहले हम विभिन्न प्रकार के इतिहास ग्रंथ पढ़ते हैं। और इससे पहले वाली वीडियो में आप हमने जितने भी इतिहास ग्रंथ थे उनको विशेषताओं के साथ पढ़ा था, चाहे वो आलोचनात्मक इतिहास हो, चाहे गार्सा दत्तासी का हो, चाहे वो ग्रियर्सन का हो, चाहे सॉरी चाहे शुक्ल जी का हो, चाहे किसी भी लेखक का हो। ठीक है ना। एक सेकंड पानी पी लेता हूँ, एक सेकंड रुको। तो आदिकाल अब शुरू करेंगे अपन। तो आदिकाल शुरू करने से पहले जो विशेष कॉमन चीज है रिवीजन के हिसाब से जो इंपॉर्टेंट है, जैसे आदिकाल का नामकरण वगैरह। तो ये देखो, आदिकाल का नामकरण में सबसे पहले अपना वीरगाथा काल किसने दिया था ये नाम? पिताजी ने। पिताजी कौन है? शुक्ल जी। इसके अलावा चारण काल। देखो, कभी कभी किस्मत अच्छी रही तो सीधा पूछ लेता है, या फिर किस्मत खराब रही तो, या फिर और ज्यादा अच्छी रही किस्मत तो फिर मिलान करने के लिए देता है वो कि मिलान करो। तो मैं आपको सिर्फ रिवीजन करवा रहा हूँ और आपको याद भी हो जाएंगे, टेंशन मत लो। संधि काल राम कुमार वर्मा ने नाम दिया था, ये सबको पता ही है ना। चारण काल ग्रियर्सन और राम कुमार वर्मा दोनों ने दिया था ये। ग्रियर्सन ने जो है, हमने पढ़ा था ना कि 12 खंडों में बांटा था उसने हिंदी साहित्य के इतिहास को। 11 खंड एक थे और 12वें में परिशिष्ट था। ये इंपॉर्टेंट है। वीर काल, आदि काल को केवल वीर काल नाम दिया था विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। सिद्ध सामंत युग दिया था राहुल सांकृत्यायन ने। बीज वपन काल, बोला यार मैं भी तो कुछ हूं ना, महावीर प्रसाद द्विवेदी नाम है मेरा भी, लोगों को मैंने लाइन पे लगाकर एकदम कविता लिखना सिखाया है, गद्य लिखना सिखाया है, मुझे भी तो तो बोला बीज डला था बीज। बोला यार तू साइड हो जा अब, बिल्कुल भी तेरा रिलेट नहीं कर रहा, बीज वपन काल तो दूर दूर तक भी नहीं हो सकता। मिश्र बंधु भाई, 3 भाई आए एकदम हट्टे कट्टे एकदम, बोला आरंभिक काल रखो इसका नाम। बोला ठीक है, तू भी साइड में खड़ा हो जा, विचार करेंगे। बोला मत करो विचार, मैं अपने हिसाब से खुद अपना ग्रंथ लिख दूंगा। तो फिर मिश्र बंधु विनोद लिखा इन्होंने 4 भागों में। 1913 में 3 भाग छप चुके थे, पैसे खत्म हो गए। 1934 में चौथा भाग आया था, सब पढ़ा हमने। गणपति चंद्रगुप्त वैज्ञानिक इतिहास लिखने वाले, 1965 में हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। प्रारंभिक काल, याद रखना प्रारंभिक काल इनका है। शून्य काल भी इन्होंने नाम दिया था। अपभ्रंश काल नाम दिया था धीरेन्द्र वर्मा ने। अंधकार, अंधकार में ही कमल खुलता है, अंधकार में ही कमल खिलता है, अर्थात अंधकार का नाम हो जाएगा कमल कुलश्रेष्ठ। यकीन कीजिए सीधा नहीं पूछेगा अंधकार काल नाम किसने दिया, मिलान करने के लिए पूछेगा। सीधा पूछेगा राहुल सांकृत्यायन का, महावीर प्रसाद द्विवेदी का, मिश्र बंधु का, शुक्ल जी का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का, इनका सीधा पूछता है। जय काव्य काल दिया था अपने रमाशंकर शुक्ल रसाल ने। और आदिकाल तो अपने हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया है, सबको पता होगा। आधार काल किसने दिया है? आधार काल उसने दिया है जिसने हिंदी साहित्य का आधा इतिहास लिखा है। और हिंदी साहित्य का आधा इतिहास किसने लिखा है? जो कि इस विश्व की आदि जनजाति का प्रतिनिधि करती है, अर्थात महिला। महिला मतलब सुमन राजे। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास, आधार काल नाम दिया है हिंदी साहित्य का आदिकाल को। और अभी थोड़े दिन पहले एग्जाम हुआ था, EMRS का था शायद वो, जहां तक मुझे ध्यान आ रहा है, TGT PGT का गवर्नमेंट एग्जाम था, बड़ा एग्जाम था। उसमें प्रश्न आया था कि कामता प्रसाद गुरु ने भी आदि हिंदी को वीरकाल और धर्मकाल नाम से दिया है। आदि हिंदी मतलब शुरुआती जो हिंदी को वीरकाल और धर्मकाल का नाम दिया है, याद रखिएगा आप, है ना। कि वीरकाल या फिर यानी कि हिंदी के शुरुआती काल को आदि हिंदी के नाम से किसने नाम रखा था? ये ऑप्शन में कामता प्रसाद गुरु भी था, और यही इंपॉर्टेंट भी था और ये सही भी था। ठीक है ना। आदि हिंदी के नाम से कामता प्रसाद गुरु ने आदि हिंदी कहा है। समय क्या क्या माना गया? समय आप सबको पता है, लगभग 14वीं शताब्दी तक, 15वीं शताब्दी तक माना है, लगभग 14वीं के मध्य तक ही मानते हैं मोटा मोटा। क्योंकि ग्रियर्सन का सबसे ज्यादा मानक है यहाँ पे नगेंद्र में, जो मतलब सॉरी ग्रियर्सन कहा मैंने, नगेंद्र का जो है सबसे ज्यादा मान्य है। क्योंकि 7वीं शताब्दी के मध्य से लेकर मानते हैं वो 14वीं शताब्दी के मध्य तक। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा आदिकाल का समय। लेकिन अलग अलग कवियों ने क्या क्या माना है, ठीक है ना। जैसे ग्रियर्सन ने माना है 700 से लेकर 1300 ईस्वी तक का समय, इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं पूछता है। राहुल सांकृत्यायन ने मोटा मोटा माना है 8वीं शताब्दी से लेकर 13वीं शताब्दी तक का समय आदिकाल का होना चाहिए। ठीक है,
मिश्र बंधुओं ने माना है अपना 643 से लेके, कौन है एक बार म्यूट करो यार, कौन है ये? अच्छा रशिका जी है क्या, मैं कर देता हूँ। मिश्र बंधुओं ने समय माना है 643 ईस्वी से लेकर 1387 तक, ठीक है। शिव सिंह सेंगर ने हमने पढ़ा था, शिव सिंह सेंगर ने पहला कवि पुष्य या पुंड को माना है। शुक्ल जी ने समय माना है संवत 1050 से लेके 1375 तक, ठीक है ना, लगभग ये 1150 1250 200 साल के ऊपर माना था आदिकाल का समय। और 993 ईस्वी से शुरू है, ये है ना, 1050 को अगर ईस्वी में कन्वर्ट करेंगे। और पहला कवि मुंज, मुंज कवि से इन्होंने शुरुआत मानी है शुक्ल जी ने। तो शुक्ल जी का आदिकाल का समय हमने पढ़ लिया। हजारी प्रसाद द्विवेदी मानते हैं लगभग संवत 1000 से लेके 1350 तक, यानी कि लगभग 943 से। लेकिन नगेंद्र का सबसे ज्यादा मानक है कहीं ना कहीं 7वीं शताब्दी के मध्य से लेकर 14वीं शताब्दी के मध्य तक, क्योंकि नगेंद्र एक डेट देने में विश्वास नहीं रखते हैं। रामकुमार वर्मा 693 से, इंपोर्टेंट है रामकुमार वर्मा का केवल और केवल, क्योंकि 693 से। शुक्ल जी का तो है ही से, शुक्ल जी का सबसे ज्यादा बार पूछा जाता है 1050 से 1375, लेकिन रामकुमार वर्मा का इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि 693 से लेकर सिर्फ और सिर्फ 1693 तक का इतिहास इन्होंने लिखा है। 693 से लेकर सिर्फ और सिर्फ 1693 तक केवल आदिकाल और भक्तिकाल लिखा है। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 1938 में, जो कि रामकुमार वर्मा ने लिखा है, उसमें। गणपति चंद्रगुप्त ने 1184 से माना है आदिकाल। बोला 1184 क्या है, क्या अलग से बीच में क्यों माना भाई? क्योंकि गणपति चंद्रगुप्त ने शालिभद्र सूरी की जो रचना है ना, शालिभद्र सूरी को पहला कवि माना है। और इनकी रचना है भरतेश्वर बाहुबली रास, उसको पहली रचना माना है। तो पहला काल रचना उसको माना है, पहला कवि इसको माना है। तो 1184 में वो रचना लिखी गई है, अतः गणपति चंद्रगुप्त ने 1184 से माना है। कालखंड के चक्कर में मत पड़ो, आदिकाल कहाँ से कहाँ माना है, शुक्ल जी का याद रखो मोटा मोटा, और अपने दिमाग में जो आता है कुछ भी बोल दो मुंह से। बोला 5वीं शताब्दी से मानता हूँ मैं, तो 5वीं शताब्दी से कुछ भी बोल दो। बोला ईसा के पहले, ईसा से भी पहले मानता हूँ मैं, तो ऐसा ही बिल्कुल भाई। ये याद रखना 14वीं शताब्दी के मध्य तक होगा पर ये, ठीक है ना। ये नामकरण की बात कर ली हमने, समय की बात कर ली। तो बोला पहला कवि किसने कौन माना है, ये प्रश्न हो सकता है कभी मिलान करने के लिए पूछ ले, कभी सीधा सीधा पूछ ले। तो राहुल सांकृत्य ने सबको पता है सरहपा, और ये सिद्ध हो चुका है, ठीक है ना। अब डायरेक्ट पूछे हिंदी का पहला कवि कौन है, 769 जन्म होता है इनका, 769 ईस्वी में, सरहपा। बोला राहुल सांकृत्यायन के अनुसार पहला कवि सरहपा है, तो राहुल सांकृत्यायन के अनुसार पहला बड़ा कवि कौन है, पहला श्रेष्ठ कवि कौन है? तो स्वयंभू, स्वयंभू जो है वो राहुल सांकृत्यायन के अनुसार पहला बड़ा कवि है। हिंदी काव्यधारा जो इनकी पुस्तक है 1944 में छपी थी, उसमें इन्होंने इन सारी बातों का उल्लेख कर रखा है। शिव सिंह सेंगर, ठीक है, इनका भी वही वर्णानुक्रम पद्धति से शिव सिंह सरोज नाम से लिखा था इन्होंने, शिव सिंह सरोज के नाम से। पुष्य या पुंड कवि को ये मानते हैं पहला कवि। मिश्र बंधु भी इस बात का समर्थन करते हैं और पुष्य और पुंड कवि को पहला कवि मानते हैं। रामकुमार वर्मा स्वयंभू को, स्वयंभू जैन कवि, 693 ईस्वी उनका जन्म है। याद रखना कालक्रम के अनुसार स्वयंभू पहले आएगा, कालक्रम के अनुसार 693 से, जबकि 769 जो है सरहपा का बाद में आया है, फिर भी सरहपा को पहला कवि मानते हैं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने भी शुक्ल जी का समर्थन किया है और राजा मुंज के समय से हिंदी साहित्य का शुरुआत मानी है, पहला कवि राजा मुंज को माना है, शुक्ल जी ने भी राजा मुंज को। हजारी प्रसाद द्विवेदी अब्दुल रहमान की बात करते हैं, जो कि संदेश रासक के लेखक हैं, 12वीं शताब्दी जिनका जन्म है, अर्थात 12वीं 13वीं शताब्दी की रचना है संदेश रासक, अब्दुल रहमान हजारी प्रसाद द्विवेदी, याद रखिएगा पहला कवि। गणपति चंद्रगुप्त मैंने बता दिया है आपको कि शालिभद्र सूरी जो है 12वीं शताब्दी में जो हुए थे, 1184 जिनका समय था। भरतेश्वर बाहुबली रास के कारण शालिभद्र सूरी को जो है पहला कवि माना है। बच्चन सिंह ने विद्यापति को पहला कवि माना है, ठीक है ना। जातीय कवि, अपर रूप कवि, ये सारी की सारी संज्ञा विद्यापति को दी है। जब विद्यापति पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे हम इन सब चीजों को। अब शुक्ल जी ने आदिकाल को क्या है, वीरगाथा काल नाम दिया था। क्यों दिया था? इंटरव्यू के लिए भी इंपॉर्टेंट है अपने, और ऐसे भी इंपॉर्टेंट है, कभी मान लो कि ऐसे अवधारणात्मक प्रश्न आ जाए, है ना, क्योंकि ये तो सबको याद होता है। बोला क्यों दिया था? देखो पहली बात तो सिद्ध साहित्य नाथ साहित्य को मैं धार्मिक कोटि की रचना मानता हूँ, अतः आदिकाल में स्थान नहीं दे सकता। दूसरी बात यह है कि आदिकाल में शुक्ल जी ने सिर्फ और सिर्फ 12 रचनाओं की बात की है, जिसमें 8 और प्लस 4 है। 8 प्लस 4 मतलब 8 देश भाषा की रचनाएं थी और 4 साहित्यिक भाषा की रचनाएं थी। अतः उन रचनाओं में से अधिकांश रचनाओं का पुट वीर काल से मिलता है या वीर गाथाओं से संबंधित मिलता है, इसलिए मैं आदिकाल का नाम वीर गाथा काल रखना चाहता हूँ। किसी की कोई हिम्मत हो तो मुझे बता देना है सर, बिल्कुल। कैसे बताता हूँ। 8 रचनाएं थी देश भाषा काव्य की, 4 रचना थी साहित्यिक। कौन कौन सी थी देश भाषा की? खुमान रासो, किसकी थी? दलपति विजय की, ठीक है ना। चलो राइटर बाद में पढ़ लेंगे। खुमान रासो, बीसल देव रासो, परमाल रासो,
आपको पता है ना, ये खुमान रासो भी वीर रसात्मक ग्रंथ है, यानी कि वीर गाथा। बीसलदेव रासो, बीसलदेव रासो एकमात्र वीर गीत काव्य है ये वीर रसात्मक ग्रंथ नहीं है, श्रृंगारी ग्रंथ है एक प्रकार से ये, इसमें युद्ध वगैरह का वर्णन नहीं है। तो इसकी बात शुक्ल जी करेंगे नीचे। पर परमाल रासो में तो है, पर पृथ्वीराज रासो में भी है। जय मयंक जस चंद्रिका, जय चंद्र प्रकाश, अमीर खुसरो के पहेलिया और विद्यापति की पदावली, ये 8 रचनाएं उन्होंने मानी देश भाषा की, जो कि आदिकाल के अंतर्गत मानते हैं वो। और साहित्यिक अपभ्रंश की रचनाएं जो मानते हैं साहित्यिक अपभ्रंश की, उसमें है तो है विजयपाल रासो, एक है हमीर रासो, एक है कीर्तिलता जो कि विद्यापति की है। अर्थात विद्यापति की पदावली तो वो मानते हैं देश भाषा में, जबकि विद्यापति की कीर्तिलता और कीर्तिपता का वो मानते हैं वो साहित्यिक अपभ्रंश की रचना है। हमीर रासो आपको पता है, इसे विजयपाल रासो भी आपको पता है। अब देखो शुक्ल जी कहते हैं कि बीसलदेव रासो खुसरो की पहेलियां और विद्यापति की पदावली को वीर काव्य न मानकर अन्य 9 रचनाओं के आधार पर आदिकाल को वीरगाथा का नाम दिया है। ये पढ़ लिया हमने। हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं अब उनकी बात का खंडन करते हुए कि धार्मिक होने से यदि कोई रचना साहित्य कोटि से अलग नहीं की जा सकती, अर्थात आपको सिद्ध साहित्य और नाथ साहित्य को भी लेना चाहिए था। और यही कारण है कि नाथ साहित्य और सिद्ध साहित्य पर शुक्ल जी के अलावा, शुक्ल जी ने तो बाद में जोड़ा था, पहले जब हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा था उन्होंने, तब उन्होंने आदिकाल के अंदर सिद्ध साहित्य नाथ साहित्य को लिखा भी नहीं था, बाद में उन्होंने जोड़ा। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने नाथ संप्रदाय नाम से एक पुस्तक निकाली थी, उसमें हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि धार्मिक होने के कारण ही कोई रचना साहित्यिक कोटि से बाहर नहीं कर सकते आप। यदि अगर ऐसा मान के चलेंगे तो तुलसी का तो मानस और जायसी का पद्मावत भी साहित्य की सीमा से बाहर होता है ना। भविष्य कहा धार्मिक कथा है, लेकिन इस जैसा सुंदर काव्य उस युग में अन्यत्र कहीं नहीं मिल सकता है। ये हजारी प्रसाद द्विवेदी की पंक्तियां हैं। तो आप इतना याद रखना कि साहित्य कोटि से अलग नहीं की जा सकती, ये बात करते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। आदिकाल का वर्गीकरण जब हम करते हैं तो आदिकाल को कैसे कैसे पढ़ना होता है, कैसे पढ़ते हैं अपन। सबसे पहले सिद्ध साहित्य हम पढ़ते हैं, उसके बाद नाथ साहित्य पढ़ते हैं, फिर जैन साहित्य पढ़ेंगे हम, फिर रासो साहित्य पे बात करेंगे, फिर अन्य विशेष कुछ भी जो इन चारों के अलावा रह गया होगा उन पे बात करेंगे, फिर विद्यापति और अमीर खुसरो को टाटा बाय बाय करते हुए आदिकाल को समाप्त कर देंगे हम। ठीक है, तो सिद्ध साहित्य शुरू करेंगे अब। तो मुझे लगता है कि ऑलरेडी अपन पहले, इससे पहले बिहारी सत्सा ही पढ़ चुके हैं, और अभी अपन आदिकाल का नामकरण, आदिकाल की समय सीमा, छोटी छोटी वीडियो डालना चाहता हूँ मैं एक्चुअली यूट्यूब पे, है ना, इस वजह से मैं इतना ही काफ़ी मतलब पढ़ाना चाहूँगा। तो अभी के लिए बस इतना ही है, ताकि आपके फीडबैक अब लेंगे। यूट्यूब वाले तो यूट्यूब से कमेंट करना, टेलीग्राम वाले मुझे भी यहाँ पे बताओ, है ना। तो ठीक है, इतना ही है। अगले वीडियो पे अपन प्रॉपर तरीके से आदिकाल शुरू करेंगे, ठीक है ना।